अब कई बार ऐसा होता है हम कोई मूवी या सीरीज देख रहे होते हैं और हमारा हीरो कुछ ऐसा काम कर देता है जो उसको नहीं करना चाहिए था। You're probably thinking, my boyfriend said this was a superhero movie, but that guy in the red suit just turned that other guy into a f***ing kebab. Well, I may be super, but I am no hero. मतलब जो मोरली तो गलत होता है बट रियलिटी के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से वो चीज़ सही होती है। एक ऐसा प्रोटैगनिस्ट जो किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए किसी भी लिमिट तक चला जाए और सही या गलत ना देखे, इसी को हम कहते हैं एंटी हीरो। एक एंटी हीरो का कैरेक्टर किसी नॉर्मल कैरेक्टर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग होता है और यही चीज उनको लाइकेबल बनाती है। हमारी फर्स्ट कैटेगरी है कॉम्प्लेक्स कैरेक्टरिस्टिक। एक एंटी हीरो का कैरेक्टर मोस्टली ग्रे एरिया में ही ऑपरेट करता है। मतलब जो उनके गोल होते हैं वो तो सही होते हैं बट जो उनको अचीव करने का तरीका होता है वो सही नहीं होता। जैसे कि वॉल्टर वाइट का कैरेक्टर, कैंसर की वजह से वो अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता है अपने जाने से पहले, ताकि उसके जाने के बाद उसकी फैमिली को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। बट इस चीज़ को अचीव करने के लिए वो ड्रग्स का सहारा लेता है जो कि सही नहीं था। बट उसकी नज़र में ये चीज़ नोबल थी क्योंकि वो मरने वाला है और उसे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा था कि वो ड्रग्स यूज़ कर रहा है इस चीज़ के लिए। अब एंटी हीरोज को एक और चीज़ है जो बहुत कॉम्प्लेक्स बनाती है, मोरल एम्बिगुअस। मतलब वो इंटेलिजेंट ब्रेव तो है ही बट दूसरी तरफ वो सेल्फिश एंड वायलेंट भी है। जैसे डेडपूल का कैरेक्टर, जहाँ वो एकदम फनी एंड फ्रेंडली तो है अपने दोस्तों को लेके बट दूसरी साइड उसकी एकदम वायलेंट एंड केयरलेस है, जहाँ वो किसी को भी मार देता है और उसको कुछ बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। अब कुछ एंटी हीरोज ऐसे होते हैं जिनका पास्ट रिवील नहीं किया जाता, उनके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर फ्लैशबैक्स में हिंट दिए जाते हैं जिससे उनका इंटरनल स्ट्रगल दिखाया जा सके। जैसे हैरी पॉटर सीरीज में सेवरस स्नेप का कैरेक्टर था जो हैरी को प्रोटेक्ट तो करना चाहता है बट पूरी सीरीज में उसको विलनेस दिखाया गया है। जैसा कि हमने सेकंड पार्ट में देखा था, क्विडिच मैच के टाइम पे स्नेप ही होता है जो हैरी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। एंड सिक्स पार्ट में भी जब रॉन के भाई की शादी होती है तो वही उन सबको वार्न करता है वोल्डेमॉर्ट के बारे में। बट स्नेप का पास्ट ऑलमोस्ट एंड ऑफ द सीरीज रिवील होता है जो उसके इंटरनल स्ट्रगल्स को दिखाता है कि कैसे वो इन चीज़ों को अपने अंदर लेके चल रहा था, और वो चीज़ कैरेक्टर को और डेप्थ देती है और लाइकेबल बनाती है। अब कैरेक्टर आर्क एक सबसे अच्छा वे है नेक्स्ट चीज़ को समझने का, विच इज एवोल्यूशन एंड ग्रोथ। एक ऐसा कैरेक्टर जिसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें या इंसिडेंट हुई जिसने उसे पूरी तरीके से बदल दिया। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अवतार द लास्ट एयरबेंडर सीरीज एनिमेटेड वाली। ज़ुको का कैरेक्टर जो थ्रू आउट द सीरीज रैंक को बस चेज करता रहता है और उसको कैप्चर करने की कोशिश करता है बट लेकिन वो किसी को सीरियसली हर्ट तो नहीं करता, जिसके लिए हम उसको एंटी हीरोज की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ज़ुको के साथ थ्रू आउट द शो बहुत सारी चीज़ें होती है जो उसे इवॉल्व करती है और चेंज करती है बट स्टिल उसका माइंडसेट एक एंटी हीरो वाला रहता है। उसको अपने फादर को रोकने का एक ही तरीका समझ आता है, इज बाय किलिंग हिम। अब ये चीज़ दिखाती है कि एंटी हीरोज को कोई कॉन्क्रीट मोटिवेशन नहीं होता अपने एक्शंस को लेकर, और यही हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है, एम्बिगुअस मोटिवेशन। अब इसका मतलब है अनलाइक हीरोज इनके पास कोई क्लियर सेंस नहीं होता अपने एक्शंस को लेके। अब इनका मोटिवेशन पर्सनल सेटिस्फैक्शन या फिर जस्टिस फॉर सोसाइटी टाइप चीजें होती हैं। जैसे कि डेडपूल का कैरेक्टर जो सेकंड पार्ट में सिर्फ अपने इनर पीस के लिए सब कुछ कर रहा होता है, फिर चाहे वो रसल को बचाना ही क्यों ना। मूवी में वो थ्रू आउट अपना ही रिडेम्पशन ढूंढ रहा होता है जिससे उसे वेनेसा को खोने का दुख ना रहे। अब इन सब एंटी हीरोज कैरेक्टर में एक चीज कॉमन है जो ऑडियंस को देखने में बहुत अच्छा लगता है और सेटिस्फैक्शन मिलता है, और यही हमारी नेक्स्ट कैटेगरी, रिलेटेबल। इन सब कैरेक्टर्स में एक चीज कॉमन है विच इज फाइट अगेंस्ट सोसाइटी, कि भाई हम तो ऐसे ही है, हम क्यों चले दूसरों के हिसाब। अब ऑडियंस को ये चीज देखने में काफी अच्छी लगती है और रिलेटेबल भी बनाती है। तो यही है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, एंटी हीरोज आर रिलेटेबल। एंटी हीरोज के कॉम्प्लेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑडियंस से उन्हें एम्पैथाइज फील करवाते हैं कि इनके स्ट्रगल्स एंड प्रॉब्लम्स भी तो हमारी जैसी, और एंटी हीरोज की यही फ्लॉज उनको रिलेटेबल बनाती है ऑडियंस के लिए। एंटी हीरोज के एक्शंस जो मोस्ट ऑफ द केसेस में उन्हें वो जस्टिस से रेफर करते हैं, वो एक और फैक्टर होता है ऑडियंस के लिए उनको रिलेट करने, क्योंकि हम सब चाहते हैं जो सीरियस क्राइम है उसके लिए जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए, पर रियल लाइफ में चीज़ें ऐसे काम नहीं करती। वहाँ पे बहुत सारे पेपर वर्क और चीज़ों को करने का सिस्टमेटिक वे होता है और जिसमें कभी कभी काफ़ी टाइम भी लग जाता है। इसलिए जब एंटी हीरोज मूवीज़ में क्रिमिनल को डायरेक्टली पनिश कर देते हैं उसके कन्फेशन के बाद या फिर उसके क्राइम को प्रूव होने के बाद, तो ऑडियंस को देखने में काफ़ी अच्छा और अपीलिंग लगता है, इसलिए उससे वो कनेक्टेड फील करते हैं। एंटी हीरो जॉनर में एक बहुत पॉपुलर कैटेगरी है विच इज रिवेंज स्टोरीज, बट एंटी हीरोज रिवेंज स्टोरी बहुत यूनिक होती है क्योंकि उनके कैरेक्टर की वजह से। और जैसे हमने बात की थी, एंटी हीरोज के कैरेक्टर काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं जो देखने में तो अच्छा लगता ही है। अब यहाँ पर हम किल बिल का एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कि एक बहुत ही यूनिक रिवेंज स्टोरी थी। इस मूवी पे बहुत सारा आर रेटेड एक्शन था। जो हमारी प्रोटैगनिस्ट होती है बेट्रिक्स किडो, वो बहुत सारे लोगों को मार देती है, बट जब उसका पास्ट रिवील किया जाता है और एक्सप्लोर किया जाता है तब ऑडियंस उससे बहुत एम्पैथाइज फील करती है और इस चीज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उसने कितने लोगों को मारा है। अब इसी से रिलेटेड हम जॉन विक का भी एग्जांपल ले सकते हैं जो कि अगेन एक रिवेंज स्टोरी है। अब ये मूवी भी हमारे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर वाले पॉइंट को प्रूव करती है। अब इस मूवी में ऑडियंस जॉन विक से रिलेट करती है उसके इमोशंस को लेकर।
क्योंकि उसने अपनी वाइफ को खोया था और उसकी रिवेंज का मोटिवेशन उसकी डॉग की डेथ थी, जो कि ऑडियंस के लिए कॉमन ग्राउंड था उससे रिलेट करने के लिए। एंटी हीरोज मूवीज में अब एक और चीज कॉमन होती है, विच इज डार्क पास्ट। डार्क पास्ट उनके कैरेक्टर में काफी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करता है और उनके कैरेक्टर को काफी इंटरेस्टिंग बनाता है। अब डार्क पास्ट होने के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं मूवी में। डार्क पास्ट होने से प्रेजेंट के टाइम में हीरोज के एक्शन उसके करंट स्टेट को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। क्या वो रीजन है जिसकी वजह से हमारा हीरो ये सब चीजें कर रहा है, और ऑडियंस को इंगेज और इन्वेस्टेड रखता है जानने के लिए कि इसका पास्ट क्या हो सकता है। वॉचमैन मूवी में स्टार्टिंग से ही रॉर्शैक के कैरेक्टर को एक मेन कैरेक्टर की तरह दिखाया जाता है और थ्रू आउट द मूवी उसका मोनोलॉग चल रहा होता है, जो मूवी को काफी इंटरेस्टिंग बनाता है। Rorschach's Journal, October 12th, 1985. Dog carcass in alley this morning. और ये चीज काफी अपीलिंग भी थी कि ये चीज कर क्यों रहा है, इसका पास्ट क्या है। इसके लिए ऑडियंस उससे एंगेज रहती है और ये काफी देखने में इंटरेस्टिंग भी था। अब डार्क पास्ट होने से एक और बेनिफिट है, आप मूवी के विद इन एक और आर्क सेट कर सकते हैं, विच इज रिडेम्पशन आर्क। अब एक्समैन का लोगन इसका बेस्ट एग्जांपल है, कैसे वो सेंचुरीज ओल्ड है बट उसको अपनी आधी लाइफ भी याद नहीं है, बट स्टिल वो इस चीज को काउंटर करने की कोशिश करता है बाय प्रोटेक्टिंग द पीपल अराउंड हिम। और लोगन मूवी में हमने देखा था कि उसने चार्ल्स का साथ अभी तक नहीं छोड़ा है, इवन तो वो इतना ओल्ड हो चुका है फिर भी। और यही चीज हमारे रिडेम्पशन आर्क वाले पॉइंट को प्रूव करती है। यही चीजें जो ऑडियंस को एंटी हीरोज के लिए एम्पैथाइज फील करवाती है, उनका डार्क पास्ट, कि जैसा भी पर्सन है या जो भी चीज करता है अपने पास्ट की वजह से ऐसा है। बट हर कोई पर्सन अपने एक्शंस के लिए खुद जिम्मेदार होता है, बट सिनेमा में डार्क पास्ट कैरेक्टर को ह्यूमनाइज फील करवाने के लिए यूज होता है। जैसे कि बैटमैन का कैरेक्टर, बैटमैन ने बचपन में अपने पेरेंट्स की डेथ देखी थी, जो एकदम ट्रॉमेटिक और पेनफुल है किसी के लिए भी, बट उसके वेल्थी एंड पावरफुल होने के बाद उसका ट्रॉमा एंड इमोशनल स्कार से उसको ह्यूमनाइज करवाते हैं, जो कि ऑडियंस को देखने में बहुत अच्छा लगता है और कनेक्टेड फील करवाता है। अब किसी कैरेक्टर को समझने का एक और बहुत अच्छा तरीका है इस रिलेशनशिप विद अदर कैरेक्टर। अब इस चीज को समझने के लिए द बॉयज का बिली बुचर एकदम परफेक्ट कैरेक्टर है। बिली बुचर के कैरेक्टर में थ्रू आउट द शो बहुत सारे शेड्स देखने को मिले हैं, जैसे उसके हैप्पी मोमेंट्स, उसका डार्क पास्ट एंड उसके लॉस। और यही चीजें जो ऑडियंस को एक कैरेक्टर के लिए बहुत रिलेटेबल और लाइकेबल बनाती है। बट बिली बुचर के कुछ इंटरेक्शंस हमको भी बहुत बेकार लगते हैं कि इसको यहाँ पर तो ऐसे नहीं करना चाहिए था एटलीस्ट, जैसे कि सुपर हीरोज को लेके उसकी हेटरेट। बट माइको के उसके फ्रेंड होने के बाद भी वो उसको एकदम हेट करता है बिना किसी रीजन के, जस्ट बिकॉज शी इज अ सुपर हीरो। बट बिली बुचर की एक ऐसी भी साइड है जो हमें बहुत कम देखने को मिली है, विच इज हिज लव टुवर्ड हिज फ्रेंड्स। वैसे ये चीज यूज तो बहुत कम बार हुई है, बट जहां भी वो हुई है बहुत इम्पैक्टफुल लगा है। You were always like my canary, I suppose. आजकल एंटी हीरोज का ही जमाना है, जैसे जवान, KGF, डेडपूल, द बॉयज, इन सब सीरीज या मूवीज में प्रोटैगनिस्ट एक एंटी हीरो ही है। और जो भी हमने कैटेगरीज की बात की, ये सब रीजन है इनके इतना पॉपुलर होने का। बट एक और रीजन है इन सब का इतना पॉपुलैरिटी गेन करने का, विच इज अनफिल्टर्ड एक्शन। और ये चीज रिसेंटली आई एनिमल मूवी में हमें अच्छे से देखने को मिला। लोगों को इसका एक्शन एंड वायलेंस स्क्रीन पर देखने में काफी अच्छा लगा, क्योंकि ये चीज फिक्शन से काफी ज्यादा रिजेंबल करती है। और ये चीज क्यूरियोसिटी क्रिएट करती है कि असली में ये चीज देखने को हमें कैसे लगेगी। असली मतलब सिनेमा, बट सिर्फ एक्शन या फिर वायलेंस से ही मूवी नहीं चलती। अ गुड स्टोरी इज ऑलवेज नीडेड। जैसे किल बिल का एक्शन एकदम यूनिक और क्रिएटिव था, बट स्टिल उस मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से उस मूवी को लोगों ने पसंद किया। आने वाली डेडपूल मूवी भी R-rated होने वाली, और ये देखने में काफी इंटरेस्टिंग लगेगा कि उन्होंने डेडपूल के कैरेक्टर में और क्या लेयर ऐड किया। अगर आप जैक स्नाइडर या फिर क्रिस्टोफर नोलन की मूवी मेकिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो देख सकते हैं।